नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 1971 एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का दृष्टिकोण बदल दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने रणनीति को नई परिभाषा दी। उस दुनिया बदलने वाले युद्ध में कई ऐसी लड़ाइयां थीं जो नजीर बनी। हम इस सीरीज में 1971 की उन्हीं लड़ाइयों की कहानियां आपको सुनाएंगे। पहली कहानी है भारत पाकिस्तान सीमा में राजस्थान के एक छोटे से पोस्ट लोंगेवाला की और उस पोस्ट पर तैनात 120 मतवालों की, जो रेगिस्तान के वीराने में इस पोस्ट की निगरानी में तैनात थे, जहां दुश्मन की नजर डालने की गुंजाइश ना के बराबर थी। इसीलिए यहां चौकसी तो रहती थी, लेकिन अतिरिक्त तैयारी नहीं। भारतीय फौज का एक बड़ा हिस्सा भारत की पूर्वी सीमा से लगे ईस्ट पाकिस्तान में उलझा था और बाकी सेना जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में लगी थी। पाकिस्तान ने सोचा अपने गिरेबान पर पकड़ ढीली करानी है तो कम तैनाती वाली सरहद से भारत में दाखिल हो जाए और इलाके पर कब्जा जमा ले, ताकि पूर्व की भरपाई पश्चिम में हो सके। दूर दूर तक बस रेत ही रेत, ना तो दुश्मन को कोई आड़, ना दुश्मन से हमें कोई आड़। तेज हवाओं में रेतीले टीले भी आज यहाँ तो कल वहाँ, इनका पता रोज बदलता रहता है। यहाँ सरहद पर नज़र रखना एक अलग ही तरह की चुनौती होती है। आमतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर का ये इलाका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की देखरेख में रहता है, लेकिन युद्ध के ऐलान के साथ ही भारतीय सेना यहाँ स्थापित हो जाती है। 1971 में भी ऐसा ही हुआ था। लोंगेवाला एक सामान्य सा पोस्ट था, लिहाजा 23 पंजाब की एक कंपनी को जिम्मा दिया गया। राजस्थान में भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, यानी यहाँ सरहद को लेकर कोई मतभेद नहीं रहा है। यहाँ जैसलमेर जिले में सबसे लंबी रेतीली सीमा है, जिस पर सबसे महत्वपूर्ण इलाका साधे वाला था। लोंगेवाला पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की अल्फा कंपनी तैनात थी। इसकी अगुवाई कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। लोंगेवाला पर किसी तरह का खतरा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, वहाँ पोस्ट पर तैनात कंपनी ने एक ऐसी आशंका जताई थी, लेकिन उस समय ये आशंका बेबुनियाद लग रही थी। पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि हिंदुस्तान फौज कभी भी ईस्ट पाकिस्तान की ओर कूच कर जाएगी, और इसीलिए उसने 3 दिसंबर को पश्चिमी सीमा पर एक साथ भारत के 11 अग्रिम एयरफील्ड और रडार स्टेशनों पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान की 18वीं डिवीज़न के जीओसी जनरल BM मुस्तफ़ा को जिम्मा सौंपा गया भारत सीमा में घुसकर आक्रमण करने का। पाकिस्तान के इस ऑपरेशन का नाम था ऑप लबैक। ब्रिगेडियर तारिक मीर की अगुवाई में 2 बटालियन को आगे निकलना था। वो लोंगेवाला को बाईपास करते और भारत में रामगढ़ तक दाखिल होते। इनके साथ टैंकों का एक स्क्वाड्रन भी होता। दूसरी ओर से ब्रिगेडियर जहांजेब अरबाब की अगुवाई में एक बटालियन को लोंगेवाला पर कब्जा करना था। अंतिम लक्ष्य के तौर पर जैसलमेर एयरबेस पर कब्जा करने की योजना थी, पर आखिरी लम्हे पर ब्रिगेडियर तारिक मीर ने प्लान बदलवा दिया। ब्रिगेडियर तारिक मीर ने लंबे चौड़े ऑपरेशन की जगह एक ही साथ पूरी ताकत से आगे बढ़ने की योजना रखी। तर्क ये कि सीधा पक्का रास्ता वक्त बचाएगा और 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को लोंगेवाला जैसे अकेले पोस्ट को नष्ट करने में वक्त नहीं लगेगा। पाकिस्तान का प्लान था कि लोंगेवाला में नाश्ता करेगा, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर। यूं तो इस साजिश की भनक नहीं थी, पर भारतीय सेना की ताकत है कि हम कभी अति आत्मविश्वास से नहीं बढ़ते और दुश्मन को कम नहीं आंकते। इसीलिए हमारी सतर्कता में कभी कमी नहीं होती। 4 दिसंबर की रात 2nd लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में एक पेट्रोल पार्टी गश्त के लिए निकली थी। थार रेगिस्तान के सन्नाटे में उन्हें एक अजीब सी घरघराहट सुनाई दे रही थी। 2nd लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने फौरन अपने कमांडिंग अफसर मेजर मदद पहुंचाई भी जाए तो कैसे। फौरी मदद ना मिलने की सूरत में मेजर चांदपुरी के सामने 2 विकल्प रखे गए। मेजर कुलदीप चांदपुरी ने वो चुना
जिसने दुनिया के सैन्य इतिहास में वीरता की परिभाषा ही बदल दी। ये एक कठिन फैसला था। सामने थे भारी भरकम हथियारों से लैस 2000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक, करीब 54 T-59 और शर्मन टैंक, और लोंगेवाला के अकेले पोस्ट पर कुल 120 सैनिक, एक जीप पर लगी रिकॉयलेस गन, एक मीडियम मशीन गन और 3 मोर्टार। 120 सैनिकों में से भी 30 सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर के साथ पेट्रोल ड्यूटी पर थे। मेजर चांदपुरी जानते थे कि पाकिस्तान की 2 बटालियन से मुकाबला कर पाना लगभग असंभव था, पर अगर लोंगेवाला की अकेली पोस्ट पर पाकिस्तानियों को कुछ देर रोक भी पाए तो पीछे तैयारियों की मोहलत मिल जाएगी। मुकाबला छोड़कर हट जाने का सीधा मतलब था जैसलमेर एयरबेस तक पाकिस्तान को रोकने वाला कोई नहीं होता। मेजर चांदपुरी की पूरी कंपनी दिलेर थी। पीछे हटने का ख्याल भी किसी के जहन में नहीं था। सवाल ये था कि अब क्या, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर पोस्ट के पास कुछ भी नहीं था। 3 ओर कांटेदार तार लगी थी, पर एक दुश्मन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। चूंकि इस मोर्चे पर मदद के तौर पर टैंक या अतिरिक्त बल पहुंचाना संभव नहीं था, मेजर चांदपुरी ने एयर सपोर्ट की भी गुजारिश की। हंटर विमानों के लिए भी सवेरे तक का इंतजार करना था। सुबह की रोशनी में कम से कम 5 घंटे का वक्त था। इतनी देर तो दुश्मन के खिलाफ डटे रहना जरूरी था, चाहे कुछ भी हो जाए। निर्णय लेने में देर होती तो बहुत देर हो जाती। अंतिम निर्णय लेने से पहले कंपनी से एक आखिरी संवाद का वक्त था। इस जंग में उतरने से पहले यह स्पष्ट करना था एक एक सिपाही को कि ये जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जानी है। जो 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं को संकल्प ले सके वो साथ आए। सुबह तक पाकिस्तानियों को रोके रखना था, जान लेकर या जान देकर। मेजर चांदपुरी जानते थे कि एक छोटी सी टुकड़ी लेकर इतनी बड़ी फौज से टकराने का मतलब क्या था, लेकिन उनको ये भी पता था कि मातृभूमि के लिए ये करना ही था। अडिग निर्णय की शक्ति शूरवीरों के पास ही होती है, और निर्णय की सफलता के पीछे होता है निश्चय। फिर आप ये नहीं सोचते कि सामने कौन है, फिर आप ये नहीं सोचते कि सामने कितने हैं, फिर आप ये नहीं सोचते कि जीतेंगे कैसे। प्रण के आगे प्राण का मोल नहीं होता। टैंकों की आवाज धीरे धीरे और करीब आती जा रही थी। ठंडी रेत दूधिया रात में बादल बनकर उठ रही थी। दुश्मन से फासला घटता जा रहा था। पाकिस्तान को ये मालूम था कि भारत की डिफेंसेस लोंगेवाला में मजबूत नहीं है, पर चूंकि ये उसके ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था, उसके पास पोस्ट को लेकर एक मुकम्मल जानकारी भी नहीं थी। इधर 23 पंजाब की टुकड़ी के पास ना तो मुकाबले के लिए पर्याप्त असलहा था और ना ही तैयारी का पर्याप्त समय। हथियार कम होने का सीधा मतलब था कि दुश्मन पर वार तभी किया जा सकता था जब वो बिल्कुल करीब आ जाए, पर करीब आने के इंतजार का मतलब ये भी था कि बचाव की गुंजाइश ना के बराबर। रात 12:30 बजे जब पाकिस्तानी लोंगेवाला पोस्ट के नज़दीक पहुंचे, तब तक सैनिकों ने पोस्ट के इर्द गिर्द कांटेदार तार बिछा दी थी। यूं तो ये सतही प्रोटेक्शन था, पर इसे देखकर पाकिस्तान का माथा ठनका। उसे शक हुआ कहीं ये एंटी टैंक माइन तो नहीं। उसका शक दरअसल पूरी तरह गलत भी नहीं था, क्योंकि सैनिकों ने एंटी टैंक माइन लगाना शुरू कर दिया था। लोंगेवाला इकलौता पोस्ट जरूर था, पर उसका एक सबसे बड़ा फायदा था वो ये कि समूचे इलाके में लोंगेवाला पोस्ट जहाँ पर स्थित था वो सबसे ऊंची जगह थी और वहाँ से दुश्मन पर नजर रखना आसान था। संख्या के हिसाब से ये चिड़िया और बाज की ही लड़ाई थी, और गुरु गोबिंद सिंह से लेकर सारागढ़ी के परमवीरों तक इतिहास तो ऐसे किस्सों से भरा पड़ा है। लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ते हुए पाकिस्तानियों ने अब बंदूकों का मुंह खोल दिया था, पर जैसे जैसे पाकिस्तानी और करीब आ रहे थे, एंटी टैंक माइन फिट करने का काम भी जारी था। लोंगेवाला पोस्ट की ओर से जवाबी गोलीबारी भी शुरू कर दी गई। रिकॉयलेस गन से सटीक निशाना लगा और पाकिस्तानियों का पहला टैंक ध्वस्त हो गया। आगे बढ़ता हुआ उनका दूसरा टैंक भी माइन की चपेट में आ गया। अब तक पाकिस्तानी पोस्ट के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 2 टैंकों का हश्र और पोस्ट के चारों ओर फैली कांटेदार तारों को देखकर उन्हें लगा
यहाँ तो पूरी की पूरी माइनफील्ड है। उनकी पूरी फौज वहीं ठिठक गई। इधर लोंगेवाला पोस्ट से भारतीय सैनिक अब उन टैंकों पर निशाना साध रहे थे जिसमें युद्ध के लिए ईंधन रखा था। जैसे ही उनमें गोली लगी वो धधक उठे और पहले से ही चांदनी से रोशन रात और जगमग हो उठी। पाकिस्तानी सैपर अभी भी ये जांच ही कर रहे थे कि कटीली तारों में क्या माइंस बिछी हैं और साथ ही सरहद के भीतर दाखिल होने का दूसरा रास्ता भी टटोल रहे थे। इसी तलाश में उन्होंने पक्की सड़क छोड़ दी और रेत में टैंक उतार दिए। ये गलती पाकिस्तान को सबसे महंगी पड़ने वाली थी। रेत में फंसे पाकिस्तानी टैंक भारत के लिए आसान टारगेट थे। हमारे जाबाजों ने निशाना साध कर एक एक टैंक का सफाया करना शुरू किया और पाकिस्तानी बचने की नाकाम कोशिश में बुरी तरह छटपटा रहे थे। अब तक 12 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया जा चुका था। संघर्ष को करीब 5 घंटे हो चुके थे। अपने रथ में सवार होकर सूर्य तेजी से आसमान में आगमन कर चुके थे। मानो रक्त रंजित रणभूमि का प्रतिबिंब अब अंबर में दिखाई पड़ रहा हो। गोलियों की तड़तड़ाहट तब थमी नहीं थी जब आसमान से मौत की घरघराहट सुनाई पड़ने लगी। भारतीय सेना के हंटर विमान और HF-24 मारुत जेट जैसलमेर एयरबेस से उड़ान भर चुके थे। 4 में से 3 एयरक्राफ्ट को एयर डिफेंस रोल से अटैक रोल में परिवर्तित किया गया। रॉकेट रेल फिट करके उसमें रॉकेट लोड किए गए। रोशनी की पहली किरण के साथ ही विमान लोंगेवाला के आसमान में पहुंच चुके थे। पहले ही हमले में हंटर विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों की कब्र बना दी। बाज की तरह झपट रहे हंटर को देखकर पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। वो भागने की कोशिश भी करते तो कहां तक जाते। इधर विमान एक के बाद एक सॉर्टी कर रहे थे। अटैक के बाद फ्यूल और हथियार के लिए वापस जैसलमेर लौटते और फिर हमला बोल देते। पहले दिन के अंत तक पाकिस्तान के 15 टैंक तहस नहस हो चुके थे और 23 अन्य गाड़ियां नष्ट हो चुकी थी। लेकिन युद्ध यहीं ख़त्म नहीं हुआ। 6 दिसंबर को भी दुश्मन को खदेड़ने का सिलसिला चलता रहा। वायुसेना के फाइटर्स ने कुल 17 सॉर्टी की। लड़ाई के ख़त्म होने तक पाकिस्तान ने 37 और टैंक गंवा दिए थे। ज़मीन और आसमान के वीरों के संयुक्त प्रयास के कारण लोंगेवाला में पाकिस्तान की एक पूरी T-59 रेजिमेंट मिट गई। युद्ध के दौरान जो पाकिस्तानी मैसेज इंटरसेप्ट हुए उन्हें सुनकर आपको भारतीय शौर्य का बेहतर अंदाज़ा होगा। दुश्मन की हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है और 20-20 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलाक और तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या, पीछे मुड़ना भी मुश्किल हो गया है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। लोंगेवाला के वीरों को उनके शौर्य के लिए सम्मानित किया गया। मेजर चांदपुरी को महावीर चक्र से नवाजा गया। लोंगेवाला में भारतीय जवानों की जीत पर खूब अध्ययन हुआ। ब्रिटेन के फील्ड मार्शल कार्वर ने लोंगेवाला का दौरा किया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से युद्ध की समूची रणनीति समझी। आज इंग्लैंड, फ्रांस, बांग्लादेश समेत आधा दर्जन देशों की मिलिट्री एकेडमी में लोंगेवाला की लड़ाई के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है। लोंगेवाला की जीत केवल सैन्य बलों के लिए शिक्षा का विषय नहीं, वो तो आम लोगों के लिए भी मिसाल है कि हौसला हो तो विरोधी की शक्ति से फर्क नहीं पड़ता। आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।